आज हम लोगों को पढ़ना है ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। सेल के बारे में हम लोग को जानकारी है। सेल क्या है? सबसे पहले हम सेल की चर्चा करें। सेल क्या है? सेल हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा ऑपरेटस है जो एनर्जी का सोर्स है। मतलब ये एनर्जी देता है, ये करंट का सोर्स है। और सोर्स कैसे है? क्योंकि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। ये हम लोग केमिस्ट्री में इसको सेल के बारे में इसकी जानकारी किया है। हम लोगों ने हमने पढ़ा है कि वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है। तो सेल में क्या होता है? एक वोल्टामीटर है जिसमें रिएक्शन होते हैं, उसको वोल्टामीटर कहते हैं। और दो इलेक्ट्रोड है और इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट रख दिया है, इलेक्ट्रोलाइट रखा है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके बीच केमिकल रिएक्शन होते हैं और केमिकल रिएक्शन होंगे तो ये मान लीजिए एक कैथोड है और दूसरा एनोड है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है, जितना भी पॉजिटिव आयन से कहिए, जितना भी पॉजिटिव आयन्स है वो किधर जाएंगे? जो पॉजिटिव आयन है किधर जाएंगे? वो सारे के सारे जहां मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां जाएंगे। मतलब वो कहां चले जाएंगे? जितने पॉजिटिव चार्ज आयन्स है वो सारे के सारे कैथोड पर जाएंगे और जितने जितने हैं वो सब जब निगेटिव है वो सब कहां जाएंगे? एनोड। एक्चुअली है क्या? सुनिए, कैथोड में इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और एनोड में इफिशियंसी ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्वाभाविक बात है कि यह निगेटिव कैसे माना जाएगा और ये पॉजिटिव कैसे? तो जैसे मान लीजिए हमने Cu प्लस H2SO4 इसमें रखा है तो ये क्या होगा? CuSO4 प्लस 2H प्लस माइनस प्लस आए। और अगर Cu टूटेगा तो Cu प्लस 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 SO2 माइनस माइनस। तो ये जो पॉजिटिव आयंस है ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा? वो जाएगा कैथोड की ओर। और कैथोड से क्या मिलेगा? कैथोड से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और जैसे ही Cu प्लस प्लस पर यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दो इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये Cu बना जाएगा। और फिर SO2 जब जाएगा इस पर तो माइनस माइनस है तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा किसको? एनोड को। तो वहां क्या हो जाए? निगेटिव आयन बन जाए। ये हमारा कंसेप्ट है सेल के बारे में। अब हमें सिर्फ ये जानना है कि ये जो आयन का मूवमेंट, केमिकल रिएक्शन से जो बने हुए आयन्स हैं उनका मूवमेंट किधर हो रहा है? कैथोड टू एनोड। आप कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोड की ओर दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहे हैं? ये जो आयन्स बने हैं सो। तो ये आयन्स के दौड़ने के कारण, आयंस का मूवमेंट के कारण, आयंस के फ्लो होने के कारण एक वर्क होता है। उस वर्क को हम कहते हैं ईएमएफ। अब चलिए ईएमएफ तो चर्चा फिर करेंगे, लेकिन तब ये जो चार्जेस का फ्लो हो रहा है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर, तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगा? करंट कंस्टिट्यूट होगा, करंट बहेगा। करंट बहेगा किधर से? पॉजिटिव से, मतलब एनोड से कैथोड की ओर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर है? कैथोड टू एनोड। तो एक्चुअल चार्ज फ्लो करंट का किधर से होगा? एनोड टू कैथोड। अब यहाँ बात यह है कि इस फ्लो को कुछ मटेरियल्स जो हमारे इस सेल में है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट है, वोल्टामीटर है, इलेक्ट्रोड है, ये सब मिलकर उस करंट के पाथ में अपोजिशन ऑफर करता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको तो लिख सकते हैं
इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग कह सकते हैं, ये क्या है? दिस द मटेरियल used in a cell as container, electrodes and electrolytes offers opposition in path of flow of current, and this is called, so this is called internal resistance of cell। इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे सर्किट में, तो यहां मान लेते हैं दिस इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। ये तो कारण बताया कि इंटरनल रेसिस्टेंस का कारण क्या होगा, मतलब वो सारे मटेरियल्स होंगे, जो सारे मटेरियल्स आयन के मूवमेंट के कारण जो करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है उसके पाथ में अपोजिशन ऑफर करेंगे, तो वही कहलाएगा उसका इंटरनल रेसिस्टेंस। ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो देखिए सेल में इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है वो अगर ज्यादा है तो स्वाभाविक बात है कि अपोजिशन कम होगा। कंसंट्रेशन अगर घटते जाता है तो रेसिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा, अपोजिशन का कंडीशन ज्यादा हो जाएगा। तो कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा। दूसरा, जो इलेक्ट्रोड आपने यूज किया है उसके नेचर पर भी निर्भर करेगा। और तीसरा वो कि ये जो इलेक्ट्रोड है उसमें कितना गहरा तक उसका उसमें जो आपने डुबाया है, आपने उसको जो डाला इंसर्ट किया है वो कितना दूर तक है, डेप्थ क्या है, उस पर निर्भर करता है। मैं इसको भी लिख दे रहा हूं कि the nature of electrode internal resistance depends upon, कौन कौन चीज पर निर्भर करेगा, तो पहला करेगा the nature of electrode, दूसरा निर्भर करेगा the area of electrodes, तीसरा करेगा the depth of electrode in electrolyte, इस पर भी निर्भर करेगा। चौथा इनियम कर सकते हैं the concentration of इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है वो इन चार बातों पर निर्भर कर रहा है। इससे ज्यादा भी आप कह सकते हैं अगर इसको थोड़ा और सोचें जाए तो, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर निर्भर करेगा। जैसा इलेक्ट्रोड आप लेंगे, जिस मटेरियल का लेंगे उसके अनुसार तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, उसका एरिया जो इलेक्ट्रोड का होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, ये हम जानते हैं। द डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइट, कितना दूर तक इलेक्ट्रोड डूबा हुआ इलेक्ट्रोलाइट में, उस पर निर्भर करेगा। और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या है, इस पर निर्भर करेगा। कौन चीज? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल। मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग आते हैं ईएमएफ के लिए। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कहता है
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या फोर्स है? तो नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, यह वर्क डन है। अभी आपने पढ़ा कि क्या होता है, आयंस का मूवमेंट एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर होता है। कौन मूव कराता है, क्यों मूव करता है, और इस मूव करने के कारण जो वर्क डन होता है। देखिए आयन बन गया तो कौन मूव कराता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव कराता है। कहां से लगता है, तो इलेक्ट्रोड और आयन के बीच में लगता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के इफेक्ट में ये चार्जेस का मूवमेंट इलेक्ट्रोड्स की तरफ होता है। पहली बात हो गई। अब बात हो गया जब ये फोर्स लगा तो वर्क डन का, चूंकि चार्जेस मूव किए, तो इस वर्क डन को ही हम कहते हैं, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली यह इंटरनल वर्क डन ऑफ द सेल होता है। तो चूंकि ये इंटरनल वर्क डन ऑफ द सेल है, इसलिए हम कहते हैं कि ईएमएफ किसी सेल के दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है तब जब सेल से कोई करंट नहीं ड्रॉ किया जाता हो, मतलब सर्किट कैसा हो, ओपन हो। क्लियर? तो हम इसको एक बार आपको दिखा भी देते हैं। द वर्क डन इन carrying ions from one electrode to another electrode। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक आयंस के मूवमेंट के कारण जो वर्क डन होता है, उसी वर्क डन को हम लोगों ने कहा है ये EMF, the work done in carrying ion from one electrode to another electrode। अब दूसरी बात हम कहते हैं, this work done is internal work done। ये वर्क डन जो है वो इंटरनल है, सेल के भीतर है। तो हम कहते हैं इसको मेजरमेंट कैसा करें, कैसे मेजरमेंट होगा इसका, तो कहता है दी पोटेंशियल डिफरेंस एट दी टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ दी सेल व्हेन it is not connected to the electrical circuit। ये साफ सुथरा दिख रहा है भाई कि अगर सेल का, हम सेल हमने लिया, मान लीजिए सेल लिया, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, और इस सेल में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, तो जो ये रीडिंग देगा, दिस रीडिंग विल गिव, रीडिंग जो ही देगा, दिस रीडिंग विल बी ईएमएफ। और तो ये वोल्ट मीटर देगा तो इसका ऐसा यूनिट ईएमएफ का क्या होगा, हेंस ऐसा यूनिट क्या होगा भाई, ऐसा यूनिट इज वोल्ट, क्योंकि वोल्ट मीटर ही दे रहा है ना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस ही ना काउंट कर रहे हैं, इसलिए ईएमएफ क्या होगा, वोल्ट होगा ऐसा यूनिट। क्लियर? तो अब हम ईएमएफ के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए भाई, तो हमारे पास आता है ये इंटरनल वर्क डन है। अब हम सोचते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखिए सेल जो है, ये सेल अगर सर्किट में जुड़ा हुआ है, हमने किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस इसको जोड़ दिया, रेसिस्टेंस इसमें जोड़ दिया, और तब इस रेसिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करेंगे, ये होगा हमारा
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसको ऐसे करते हैं, द वर्क डन की बात हम नहीं करें, यहाँ क्या करेंगे, मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट विल बी कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये जो वर्क डन हुआ करंट पास करने के थ्रू रेजिस्टेंस दैट विल बी नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये चूंकि एक्सटर्नल वर्क है इसलिए यह सेल का एक्सटर्नल वर्क डन कहलाएगा। हम इसको एक बात इसका डेफिनेशन ही देते हैं, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस at the two electrode of the cell when connected to the electrical circuit is called टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस वर्क डन इज एक्सटर्नल वर्क डन। मतलब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक्सटर्नल वर्क डन है। तो देखिए एक्सटर्नल वर्क डन दो तरह से होगा, एक तो बाहर आपने रेजिस्टेंस लगाया है उसके थ्रू जो करंट बह रहा है उसके कारण एक्सटर्नल वर्क डन होगा। तो ये क्या होगा, करंट पूरे रेजिस्टेंस से ही ना हो जाएगा वर्क डन। और दूसरा ये जो करंट पास कर रहा है उसके उसमें भी अपोजिशन ऑफर कर रहा है कौन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो दो वर्क डन हुआ, एक करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ क्या हो गया करंट डन। ये इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल वर्क डन, सॉरी इंटरनल वर्क डन कितना होगा, एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा, तो होगा आई आर प्लस आई आर। अब हम वर्क हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार कंजर्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ, तो क्या होता है, मतलब ये जो इंटरनल वर्क डन है ईएमएफ आपने पढ़ा है, मैंने कहा ये इंटरनल वर्क डन है, ये इंटरनल वर्क डन और ये एक्सटर्नल वर्क डन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इंटरनल वर्क डन और एक्सटर्नल वर्क डन दोनों बराबर होंगे फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम से। तो हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। चलिए अभी दूसरा, ये हमारा इंपॉर्टेंट था। अब हम यहां आते हैं, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन से हम क्या जानते हैं कि एक्सटर्नल जो वर्क डन होगा, ये एक्सटर्नल वर्क डन बराबर होगा हमारा इंटरनल वर्क डन। इंटरनल वर्क डन बराबर होगा एक्सटर्नल वर्क डन। तो इंटरनल वर्क डन आपका क्या था, ईएमएफ, और ये एक्सटर्नल क्या था, आई आर प्लस आई आर। आई आर क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, बी प्लस आई आर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन between EMF and terminal potential difference. When cell is discharged, सेल से आप करंट ले रहे हैं, जब सेल से करंट ले रहे हैं तब ईएमएफ ई बराबर हो गया V प्लस आई आर, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में क्या होगा, ईएमएफ इज ग्रेटर देन V जब वो डिस्चार्ज होता है।
लेकिन जब वो चार्ज किया जाए तब क्या होगा, ये जो I है वो जो I है वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो when सेल विल बी चार्ज, जब चार्ज किए जाएंगे तब E का वैल्यू होगा V माइनस I। तो चार्ज के समय ये लिखे रिलेशन और डिस्चार्ज के समय हम ये रिलेशन